पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी, जानिए कहां कहां मिलेगी छूट और क्या होगी सख्ती। ये दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। आपको बताएं कि नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होगी। दरअसल अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है। आपको बता दें कि सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे इसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है और अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि दुकानों में 5 से ज्यादा लोग जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। साथ ही आपको बता दें कि 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अलग अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद ये फैसला हुआ है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के भीतर 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सब कुछ खुलने वाला नहीं है। अभी भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, इन सभी पर रोक रहेगी। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 2 गज की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी, महामारी को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना और साथ ही आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करना शामिल होगा। दोस्तों आपको बता दें कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकलें। अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य कोई जमावड़ा नहीं किया जाएगा। दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मेहनत लगती है और आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महामारी की पहली देसी वैक्सीन तैयार, जुलाई में शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। यह दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के गंभीर संकट के बीच एक अच्छी खबर है। ये खबर महामारी के वैक्सीन से जुड़ी हुई है। भारत में महामारी की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर ली गई है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। आपको बता दें कि खुशखबरी की बात यह है कि वैक्सीन को इंसानों पर आजमाने यानी कि ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिल गई है। भारत बायोटेक को सोमवार को यह अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI ने दी है। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारत बायोटेक हैदराबाद की फार्मा कंपनी है, जिसने की महामारी की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। आपको बता दें कि कंपनी का कहना है कि कोवैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल के लिए उसे DGCI से हरी झंडी मिल गई है। आपको बता दें कि कंपनी ने यह भी कहा है कि ट्रायल का काम जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत बायोटेक का वैक्सीन बनाने में पुराना अनुभव है। इससे पहले कंपनी ने पोलियो, रेबीज, रोटा, चिकनगुनिया, जीका के लिए भी वैक्सीन बनाई है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में पाया गया नया फ्लू वायरस जो ले सकता है महामारी का रूप। यह दोस्तों आपको बता दें कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए फ्लू वायरस का पता लगाया है, जिसमें कि महामारी का रूप लेने की पूरी क्षमता है। नई रिसर्च के मुताबिक नए फ्लू स्ट्रेन, जिसे कि शोधकर्ता G4EA-H1N1 के नाम से पुकार रहे हैं, इसकी पहचान उस वक्त हुई है जब पूरी दुनिया पहले से ही महामारी जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। आपको बता दें कि महामारी से अब तक पूरी दुनिया में करीबन 5 लाख से ज्यादा लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि चीन में पाया गया ये नया फ्लू 2009 में सामने आया था, जो स्वाइन फ्लू की तरह ही है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव देखे गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे इस शोध के अनुसार फ्लू के इस नए स्ट्रेन में इंसानों को बुरी तरह से संक्रमित करने की क्षमता है। शुरुआती शोध में मिली जानकारी के मुताबिक ये स्ट्रेन सूअरों में पाया जाता है, लेकिन ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। आपको बता दें कि शोधकर्ता इस बात को लेकर बड़ी चिंता में है कि ये वायरस अपना स्वरूप बदल सकता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बेहद आसानी से फैल सकता है और ये महामारी की तरह रूप ले सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार इस वायरस में भी वही लक्षण हैं जो बताते हैं कि ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए इस वायरस पर नजर रखना बेहद ही जरूरी है।
आपको बता दें कि क्योंकि ये एक नया वायरस है, इसलिए लोगों में इसके प्रति कम या बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि वायरस के लिए एक टीका विकसित करने के लिए काम शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान फ्लू के टीके इसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। WHO ने चीन को दिया है बड़ा झटका, महामारी के पैदा होने की जांच करने आ रही है टीम। या दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के स्रोत का पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO अगले सप्ताह अपनी एक टीम चाइना भेजेगा। अभी तक महामारी के स्रोत को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है। दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये महामारी चीन के वुहान बाजार से आया है, जहां कई प्रजातियों के जानवरों की बिक्री होती है। हालांकि चीन इस दावे को हमेशा ही खारिज करता रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर टेड्रोस ने कहा कि महामारी के स्रोत को जानना बेहद जरूरी है। ये विज्ञान है, ये लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है। अगर हमें महामारी के बारे में सब कुछ पता चलता है तो हम महामारी से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। इसके लिए ये जानना भी जरूरी है कि महामारी कैसे आया। दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का अनुमान रहा है कि ये महामारी चीन के वुहान बाजार के जरिए जानवरों से इंसानों में आया। आपको बता दें कि चीन के वुहान में ही दिसंबर 2019 में महामारी का पहला मामला सामने आया था। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि महामारी की शुरुआत कहाँ पर हुई। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही हम आपको बता दें कि ये दूसरी बार है कि जब WHO ने चीन में अपना मिशन भेजेगा। इससे पहले जनवरी महीने में भी चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक टीम भेजी थी। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जाँच से चीन पर दबाव बढ़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि चीन पर यह भी आरोप लगता रहा है कि उसने दुनिया को महामारी के बारे में देर से जानकारी दी है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चीन ने हांगकांग को लेकर विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया, 1 जुलाई से हो सकता है लागू। या दोस्तों आपको बता दें कि चीनी संसद ने मंगलवार को हांगकांग के लिए विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया। दुनिया भर में इस कानून के खिलाफ आक्रोश और हांगकांग में विरोध को अनदेखी करते हुए चीन ने ये कदम उठाया है। दुनिया भर के आलोचकों का मानना है कि इस कानून से अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में मानवाधिकार पर गंभीर असर पड़ेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट यानी कि SPMP के अनुसार नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी द्वारा मंगलवार को अनुमोदित कानून के पूर्व के 10 साल की सीमा के विपरीत जेल में अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यह कानून 1 जुलाई से लागू हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि स्थायी समिति के 162 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कानून को सुबह 9 बजे शुरू होने वाली बैठक में 15 मिनट के भीतर ही पारित कर दिया गया। आपको बता दें कि हांगकांग के केवल कुछ प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय विधायिका को कानून के मसौदे को पारित होने से पहले देखा। दोस्तों आपको बता दें कि अब इसका विवरण साझा किया जाएगा और पहली बार कानून को पूरी तरह से जनता के सामने पेश किया जाएगा। दोस्तों हम ये खबर आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि आप ये देखें कि कैसे चीन दूसरे देशों को अपने कब्जे में लेता है और उस पर हुक्म चलाता है। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में बिजली ग्राहकों को बड़ी राहत, 3 किस्तों में जमा कर सकते हैं बिजली के बिल को। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान बिजली मीटर की मीटर रीडिंग न होने की वजह से काफी लोग परेशान हैं, क्योंकि मार्च, अप्रैल और मई में कम बिल आने के बाद अब जून में भारी भरकम बिल आया है। ऐसे ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर लोगों की शिकायत बढ़ने पर MERC ने बिजली वितरण कंपनियों के साथ बैठक की और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जी दोस्तों आपको बता दें कि MERC ने बिजली वितरण कंपनियों से कहा है कि अगर जून में आया बिल मार्च, अप्रैल, मई के बिल औसत के मुकाबले दुगना है तो ऐसे में 3 किस्तों में पेमेंट का मौका देना चाहिए। यह भी कहा गया है कि शिकायतों की सुनवाई के दौरान किसी भी ग्राहक का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए। आपको बता दें कि MERC ने कंपनियों से कहा है कि वे बिजली बिल के तौर तरीकों में ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाए। कंपनियों को इस बात के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाए। दोस्तों अगर सरकार बिजली के बिल को 3 किस्तों में पेमेंट करने का मौका देती है तो ये एक राहत की बात है। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ओडिशा में क्वारंटीन पूरा करने पर मिल रहे हैं 2000 रुपए। जानिए बाकी राज्यों का हाल। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से ओडिशा आने वालों को क्वारंटीन अवधि पूरा करने पर 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जाजपुर के जिला मजिस्ट्रेट रंजन कुमार ने बताया कि जिले में 1300 अस्थायी क्वारंटीन सेंटरों का निर्माण किया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को इन सेंटरों में क्वारंटीन अवधि पूरा करने के बाद 2000 रुपए दिए जा रहे हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि इन सेंटरों में वयस्कों को 120 रुपए प्रतिदिन और बच्चों को 100 रुपए प्रतिदिन का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सेंटर के अंदर बागवानी या पेंटिंग जैसा कोई काम करता है या करना चाहता है तो उसे 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। यह भुगतान अधिकतम 10 दिन तक दिया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बैन के बाद टिकटॉक की पहली सफाई, नहीं शेयर की यूजर की जानकारी, चीन को भी नहीं दिया। या दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने देश में टिकटॉक समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी है। सरकार ने रक्षा, सुरक्षा और निजता को खतरा बताते हुए ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉक की तरफ से सफाई दी गई है। उसने कहा है कि किसी भी यूजर की जानकारी दूसरे देश, यहाँ तक कि चीन को भी नहीं दी गई है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप अभी भी चाइनीज ऐप चलाते हैं? देश हित में इसे फौरन ही अनइंस्टॉल कर दीजिए और इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने टिकटॉक के हवाले से लिखा है कि सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से किसी भी भारतीय यूजर की जानकारी किसी दूसरे देश के साथ साझा नहीं की गई है, यहाँ तक कि चीन के साथ भी नहीं। मोदी सरकार ने कल ही यानी कि 29 जून को टिकटॉक समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगाई है। सरकार के इस फैसले को लद्दाख में तनाव के बीच चीन के लिए कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध के बाद अब चीन से आयात रोकने की तैयारी में है मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने के लिए सरकार के अंदर चीनी सामान के आयात पर प्रतिबंध के लिए मंथन अब शुरू हो गया है। फैसला लेने से पहले औद्योगिक संगठनों और अन्य मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और निर्यातकों की राय मांगी गई है। उनसे ये पूछा जा रहा है कि चीन से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति में वह कितने सहज होंगे। खास तौर से ये विकल्प की तैयारी पूछी जा रही है। जाहिर है कि टेलीकॉम और चीनी ऐप पर कुछ प्रतिबंध के बाद अब आयात पर सख्त लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार औद्योगिक संगठनों और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से चीन से आयात होने वाले सामान की सूची की मांग पहले ही कर चुकी है, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि किन किन आइटम का निर्माण हम आसानी से तत्काल रूप से भारत में कर सकते हैं और उन आइटम पर प्रतिबंध लगाने पर भारतीय मैन्युफैक्चरर का कोई नुकसान नहीं हो। विकल्प के रूप में यह देखा जा रहा है कि चीन की बजाय और कहां से जरूरी सामान, खास तौर से कच्चा माल मंगाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि चीन से आयात होने वाले सामान पर क्या प्रतिबंध लगना चाहिए? क्या भारत अभी तैयार है? आप अपनी राय कमेंट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर इसी तरीके की खबरों को आप अपने पास सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर